बारे में जाने या किस तरह से और इसका पावर किस तरह से होता है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से विंड के। सो विंड इज एटमॉस्फेरिक एयर इन मोशन। इट हैज़ बिकम एन एनर्जी सोर्स। अब ये होता कैसे है? सन प्रोड्यूस करता है कितने जूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? 4 इंटू 10 पावर 26 जूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को जो है सन प्रोड्यूस करता है हर क्षण। हर क्षण का मतलब हर सेकेंड। किसमें? स्पेस में, ना कि हमारे धरती पे। सूरज की जो किरणें हैं वो विकिरित होती हैं पूरे स्पेस, और कुछ पार्ट ही हमारे पृथ्वी तक आता है जो कि मात्र 2% होता है। और उस 2% से में से 1% जो है जो विंड प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहें तो मेन सोर्स जो है हमारा विंड को जनरेट करने का वो है सूर्य। और उस सूर्य की ऊर्जा से यह विंड का बहना शुरू होता है और उस विंड की एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना सीख लिया है। तो किस तरह से कार्य करता है, जैसा कि मैंने ऑफ शोर और ऑन शोर के बारे में बताया था। सो विंड इज एयर इन मोशन। When sun heated one part of the atmosphere differentiating between the another part. This causes expansion of warmer air, making less pressure when it is warm than there it is where it is cooler. Air always move from higher pressure to lower pressure and this movement of air is the wind. तो ये बेसिकली सिनारियो बताया हुआ है कि किस तरह से धरती तपती है, तपने के बाद बदलाव होते हैं और वो उसमें बदलाव पृथ्वी से सी की तरफ एक सर्कुलेशन मोशन में रोटेट होते हैं जिससे हवा का प्रवाह होना शुरू होता है। ये फिगर आपको वही बता रहा है ऑफ शोर और ऑन शोर के बारे में। ये बेसिकली अब इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर चेंजेस होते हैं हीटिंग की वजह से, कूलिंग की वजह से, उनके प्रभाव यह बहना शुरू होता है। व्हेन अ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट एयर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। तब जब भी इन्वायरमेंट में जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट होता है वो होता क्या है कि जब एयर हायर एनर्जी प्रेशर लेवल से लोअर प्रेशर एरिया के मूव करता है तो वो विंड के वेरियस स्पीड को आर डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो कुछ फैक्टर्स हैं जो विंड के पैटर्न को डिफाइन करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस हीटिंग द इक्वेटर एंड द इक्वेटर आर्टिफिशियल तरीके से उसके गर्म करने की वजह से यह इसका विंड का पैटर्न। डिफरेंसेस इन एनर्जी बेसिकली बोले तो सोलर एनर्जी का जिस तरह से अवशोषण होता है, अवशोषण बोलते तो सूखना मतलब एब्जॉर्प्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पृथ्वी पे, उसके वजह से इसका रोटेशन डिफाइन हो पाता है। ईच सेकेंड सन रिलीजेस, जैसा कि हमने बताया था, रेडिएंट एनर्जी सन हमेशा स्पेस में छोड़ता है जिसका 2% भाग हमारी पृथ्वी पे आता है और जिसमें 1% भाग विंड क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो किस तरह पृथ्वी पे आता है? दैट इज स्ट्राइक द इक्वेटर डायरेक्टली, डिफ्यूज अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, द पोल रिसीव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस। तो जो सन का रेडिएशन है वह किस तरह से अर्थ के ऊपर आता है उसके बारे में यह 3 पॉइंट दर्शाते हैं और उसी के बिहाफ पे विंड का बहना और उसका क्रिएट होना पता चलता है। इसी को हम आगे पढ़ते रहेंगे। द रेडिएशन फ्रॉम द सन हीट द सरफेस। तो जो भी रेडिएशन आती है सन
अर्थ के सरफेस पे वो क्या होती है, उसके वजह से हीट हो जाती है सन की किरणों की वजह से, और यही हीटिंग प्रोसेस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है धरती में, पानी में, और जिसके वजह से ये हवा का अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन होने लगता है, दैट इज द डेंसिटी। हॉट एयर राइजेस, जो भी गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, फैलती है और बिकम लेस डेंस, जब फैलेगा तो वो ठंडा होगा और कम डेंस होता है, एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय द डेंसर कूल्ड एयर। तो गर्म हवा ऊपर जाती है, एक्सपेंड होता है एटमॉस्फेयर में, फिर वो ठंडा होता है और फिर ठंडा होके वो अपने साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया था। हीटेड एयर राइजेस फ्रॉम द इक्वेटर, मूव नॉर्थ एंड साउथ in the upper level of the atmosphere and circulate above the cooler air. The wind is formed due to the phenomena of the Coriolis effect. It is the tendency for any moving body or and above the earth's surface to drift sideways from its course because of its earth's rotation. ये कोरोलिसिस इफेक्ट है, यह हवा के मोशन को क्लियर करता है, समझाता है। ये फिगर मैं फिर से एक बार दिखा रहा था कि किस तरह से ये एयर का सर्कुलेशन होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन है, ये गर्म हवा प्रोड्यूस हो रही है और एटमॉस्फेयर में अपनी डेंसिटी को कम करते हुए यह फिर से सी के तरफ जा रही है। ये दिन का सिनारियो है। और वहीं उल्टा फिर क्या होता है, शाम के समय लैंड ब्रिज जो होती है हमारी, वह इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से घूमना शुरू हो जाता है। तो इसके बिहार पे ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ठंडा हवा और गर्म हवा को भी हम अनुभव करते हैं। ये कोरोलिसिस इफेक्ट है, दैट इज़ जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। जब भी रोटेशन होगा तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो शिफ्टिंग होता है और उसी शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी पे बदल जाती हैं। The object deflect to the left in the southern hemisphere. The apparent deflection of moving object related to an observer on the earth. Observe जो भी अर्थ पे चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं उसके रिलेटिव ये काम करता है। सो विंड टर्बाइन कैसे काम करता है? रोटेटिंग मशीन होता है। तो विंड को उपयोग करेंगे कैसे? एक टर्बाइन की मदद से। टर्बाइन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो वह किस तरह से काम करेगा? बेसिकली जो टरबाइन का रोटेशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बोले तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है विंड एनर्जी को क्रिएट करने के लिए विंड टरबाइन का। तो रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होता है विंड टरबाइन, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही कारगर है। लाइक ए एयरक्राफ्ट प्रोपेलर टर्न इज मूविंग एयर, जैसे ही वह रोटेशन हवा के प्रभाव में करना लगता है तो उसका जो पावर होता है वह अपनी गति को आगे बढ़ाता है थ्रू द शाफ्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटर में, और उस जनरेटर के रोटेशन के वजह से, नॉर्थ टू साउथ रोटेशन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। आगे फिगर्स में हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह से यह उपयोग में आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर आगे ये एक जस्ट सिंपल बताया हुआ है कि किस तरह से कार्य होता है इलेक्ट्रिसिटी विंड, फिर विंड इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन में कैसे हम उसको उपयोग करते हैं। तो कोई पंखा है तो पंखा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पाएगा तब वो हवा को जनरेट करेगा। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन हवा को पहले पाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो ये डिफरेंस है एक पंखे में और एक टरबाइन में। दोनों घूमते हैं लेकिन एक घूमता है इलेक्ट्रिसिटी से और एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए घूमता है विंड की मदद से। देन तो विंड रोटेट द टरबाइन ब्लेड, टरबाइन के ब्लेड को विंड जो है अपने आप घुमाता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो होता क्या है, स्पिनर शाफ्ट कनेक्टेड टू ए जनरेटर, जैसे ही टरबाइन ब्लेड घूमता है उससे कनेक्टेड स्पिन जो शाफ्ट होता है वो भी जनरेटर के अंदर कनेक्टेड होता है, वो घूमना शुरू होता है। और यही इसका घूमना उस पर्टिकुलर जनरेटर के अंदर
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता को दर्शाता है, बताता है। तो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से जनरेटर वर्क करता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। द एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ब्लेड इन द विंड मिल एफिशिएंस एज ए ब्लेड। तो कहना यह है कि जिस तरह का ब्लेड का डायमेंशन होगा, जिस तरह से ब्लेड का रोटेशन होगा, उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो उसी के बिहाफ पे नंबर ऑफ ब्लेड्स, नंबर ऑफ डिज़ाइंस विंड मिल के आपको उपलब्ध होते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी से क्रिएटेड हैं। आप देख सकते हैं कुछ सिंगल ब्लेडेड भी हैं, कुछ डबल है, कुछ ट्रिपल है, कोई विंड मिल है पूरा चरखी की तरह, एक बाइसिकल मल्टीपल ब्लेड की तरह है, एक डाउन विंड होता है, एक अप विंड होता है। यह कैटेगरीज हैं विंड के फ्लो की और विंड टरबाइन के कार्य करने की। ये इनफील्ड एंड्रयूज है, सेल विंग है, काउंटर रोटेटिंग व्हील है, मल्टी रोटर है, क्रॉस विंड सेवियस है, क्रॉस विंड पेडल्स है, डिफ्यूज़र है, कॉन्सेंट्रेटर है, अनकन्फाइंड वॉर्टेक्स है। तो ये बेसिकली तरह तरह के विंड टरबाइन के डिज़ाइन है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते आए हैं। तो उनमें से बहुत ही बेसिक सा जो हम लोग यूज़ करते हैं वह है 1 2 3 ब्लेड्स टाइप विंड टरबाइन। तो वन जो फर्स्ट ब्लेड है, रोटर मस्ट मूव मोर रैपिडली। इसमें क्या है, पहले वाले में जो रोटर होता है जिससे ब्लेड कनेक्टेड होता है वो उसको बहुत तेज़ी से घूमना होता है। चूँकि इसके ऊपर लोड ज़्यादा लगता नहीं है, सिंगल हैंडेड होता है, इसकी वजह से वो घूमता बहुत तेज़ी से है। वहीं अगर हम दो ब्लेड वाले की बात करें तो रोटर मस्ट मूव फ्रॉम रैपिडली। तो ये भी रैपिडली घूमने के लिए कार्यरत होगा। लेकिन अगर हम तीसरे की बात करें तो इट विल बैलेंस द जायरोस्कोपिक फोर्सेस। यह तीन तरह के ब्लेड्स जिनको हम लोग उपयोग में लाते हैं। जायरोस्कोपिक इफेक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। द गियर बॉक्स रेशियो रिड्यूस्ड, हायर स्पीड मीन्स मोर नॉइस एंड अदर इम्पैक्ट्स, स्लोअर रोटेशन, इट कैप्चर्स 10%। पहले वाले की अगर हम बात करें, लेस एनर्जी देन टू ब्लेड डिज़ाइन। अगर दूसरे वाले की बात करें, इट नीड्स शॉक ऑब्जर्वर बिकॉज ऑफ जायरोस्कोपिक इम्बैलेंस। हमने स्प्रिंग पढ़ा था, इसमें शॉक ऑब्जर्वर का काम आ गया। मोर एसेंथेटिक क्षमा करिएगा, लेस नॉइस, फ्यूअर बर्ड स्ट्राइक। तो ये तीन कैटेगरी है बेसिकली विंड टरबाइन को समझाने के लिए। अब किस बिहाफ पे कौन सा विंड टरबाइन काम करेगा, कहाँ पे उसकी उपयोगिता होगी, तो उसकी उपलब्धता और उसकी क्षमता के मुताबिक उसको हम इंस्टॉल करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक स्मॉल टरबाइन आप जो फिगर में देख सकते हैं वह 1 किलोवाट बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए कार्य में आता है, जिसका उपयोग होम में ग्रिड कनेक्शन के थ्रू, फॉर्म्स में और रिमोट एप्लीकेशंस में, बाहरी एरिया में जो भी एप्लीकेशन उपयोग उपकरण चलते हैं उनके कार्य में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। इंटरमीडिएट विंड टरबाइन, यह 10 से 500 किलोवाट विद्युत को पैदा करने के लिए उपयोग में आता है। यह भी पावर सप्लाई के लिए, हाइब्रिड सिस्टम के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड कनेक्शन सिस्टम के लिए उपयोग में आता है। फिर आते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले लार्ज विंड टरबाइन के बारे में, जो कि 500 किलोवाट से 5 मेगावाट विद्युत को जनरेट करता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस ब्लेड की बनावट कैसी है, जो कि हायर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज़ सेंटर स्टेशन विंड फॉर्म होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ऑफ सोर्स विंड, तो ये ऑफ सोर्स विंड के रूप में काम में आता है। यह दो तरह के, बेसिकली अगर हम बात करें विंड टरबाइन की तो दो तरह के विंड टरबाइन होते हैं। एक वर्टिकल एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो वर्टिकल एक्सिस जो विंड टरबाइन होता है उसकी हाइट हम एक निश्चित आकार, निश्चित हाइट पे हम उसको रख के
कार्य कर सकते हैं और विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो इनके बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन कार्य कैसे करता है उसके बारे में। सो रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द विंड टर्बाइन इज वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का जो भी रोटेशन एक्सिस है वो वर्टिकल और परपेंडिकुलर मोशन में घूमता है। उसी जगह पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द विंड टर्बाइन इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये एक एक आपको परपेंडिकुलर और एक पैरेलल टू द ग्राउंड। द प्राइमरीली यूज, हम अभी वर्टिकल की ही बात कर रहे हैं। द प्राइमरी यूज इज स्मॉल विंड प्रोजेक्ट एंड रेजिडेंशियल एप्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ की उपलब्धता है तो उसकी कमियां भी होंगी, और उसी क्रम में यह वर्टिकल विंड टर्बाइन जो है स्मॉल विंड प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्ट के लिए उपयोग में लाया जाता है। और वहीं अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यह बड़े विंड एप्लीकेशन में उपयोग में आता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग और पढ़ते हैं। तो जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है जो कि पावर्ड बाय विंड कमिंग फ्रॉम 360 डिग्री नो यॉ मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है कि 360 रोटेशन से हवा बहती है जिससे कि इसका प्रवाह होता है, वह हवा का प्रभाव की वजह से यह वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन कार्य करता है, घूमता है बिना ही किसी यॉ मैकेनिज्म के। So ideal for installation where wind conditions are not consistent or due to public ordinance, the turbine cannot be placed higher enough to benefit from steady wind. तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के उपयोग का मतलब मकसद क्या हुआ, क्यों ये आया। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रम में जब तक अगर कोई नई चीज़ नहीं बनती है तब तक उसकी उपलब्धता समझ में नहीं आती है। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन की, उसकी उपयोगिता ये है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कार्यरत होता है। और वही अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें सो इसका जो डिसएडवांटेज है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ये हैवी इन वेट होता है और यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तब नहीं कर पाता जब हवाओं में टर्बुलेंस होता है। तो आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं। यह एक कंपैरिजन फैक्टर है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को समझाने का कार्य कर रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के। तो पहला जो है वो पावर जनरेशन इफिशिएंसी कितनी सब किसकी है। तो पहला 50 to 60% पावर जनरेशन इफिशिएंसी है। ये वर्क करने की इफिशिएंसी नहीं है, पावर जनरेशन की इफिशिएंसी है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन वर्सेस वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन 70% पावर जनरेशन इफिशिएंसी कहें तो 10% का गैप है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ विंड ऑब्वियसली घुमावदार तरीके से कार्य करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस अलग ही एक्सिस पे काम करता है, परपेंडिकुलर। द ब्रेड रोटेशन स्पीड इज क्वाइट लार्ज, क्वाइट स्मॉल इन वर्टिकल। विंड रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी कम होती है हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की ज़्यादा होती है। नॉइस 5 to 60 dB और इसमें क्या है वर्टिकल में 0 to 10 dB। द स्टार्टिंग विंड स्पीड इज़ हाई और इसका लो। द फेलियर रेट इज़ हाई, द फेलियर द डिग्रेडेशन सॉरी तो द फेलियर रेट इज़
लो ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। सो मेंटेनेंस कॉस्ट और मेंटेनेंस करने का जो क्रम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन का, वो एज कंपेयर टू वर्टिकल एक्सिस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है? क्योंकि वह एक सर्टेन हाइट पे होता है और वो हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उस जगह पे पहुंच के हर एक पार्ट को मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसके वजह से इस कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। सो रोटेटिंग स्पीड हाई एंड लो। एफिशिएंटिंग ऑफ बर्ड, बर्ड बोले तो अगर हमने पहले ही बात किया कि ये ऑफ सोर्स या ऑन सोर एरिया में इसको हम लोग, क्षमा करिएगा बार बार कट जा रहा है आवाज़। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वन्य जीवन पे क्या असर पड़ता है इसका। तो वन्य जीवन इससे बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्रभावित होता है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस। होता क्या है कि चूँकि विंड टरबाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बड़ी मात्रा में ऊंचे ऊंचे पायदानों पे सेटअप किया जाता है, और उस जब भी कोई पंछी उसके पास से गुजरता है तो उसके वजह से वहाँ से जो भी जनरेशन होता है या फिर उसके प्रभाव से वह कार्यरत होता है, जो कि तो यही बताता है कि वन्य जीवन को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द एनर्जी इन द विंड टर्न 2 और 3 ब्लेड अराउंड अ रोटर। जो एनर्जी होती है विंड की, वह विंड टरबाइन के पंखों को घुमाने का कार्य करती है, जो कि 2-3 ब्लेड्स या सिंगल ब्लेड के बने होते हैं। द रोटर इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट। जब जो रोटर होता है वह मेन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जो जनरेटर के अंदर रोटेशन प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड टरबाइन बोले तो मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। यह पॉइंट जो बता रहा है, विंड टरबाइन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। यह आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ दिख रही है पूरी आपको, यह एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर का पार्ट है। ये आपका ब्लेड है, 3 नंबर ऑफ ब्लेड्स, और इसके अंदर जो टोटल हब है उसके अंदर सारा अरेंजमेंट फिट है। तो वो इसके अंदर क्या क्या फिट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका जो मुख्य भाग है वो है ब्लेड, फिर रोटर जिससे शाफ्ट कनेक्टेड होता है, पिच सिस्टम बैलेंस करने के लिए मोशन ऑफ ब्लेड, ब्रेक्स रोकने के लिए इनको, चूँकि ये बहुत ही बड़े होते हैं तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल है, गियर बॉक्स, हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, कंट्रोलर, एनीमोमीटर। तो हम बात करेंगे विंड टरबाइन के तरह तरह के पार्ट्स के बारे में। उसमें सबसे पहले एनोमीटर, जो मेज़र करता है विंड स्पीड को और ट्रांसमिट करता है विंड स्पीड डाटा को थ्रू द कंट्रोलर। ब्लेड्स, ब्लेड क्या क्या करते हैं? दे लिफ्ट एंड रोटेट व्हेन विंड इज ब्लो ओवर देम कॉजिंग द रोटेशन ऑफ स्पीड। तो ब्लेड का कार्य वही है, जब भी हवा बहेगी तो वो घूमेगा और स्पिन करेगा, रोटर को भी घुमाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ब्रेक, इसके लिए मैकेनिकल रोटर को स्टॉप करने के लिए ऐसे टाइम पे जहाँ पे जिस समय बहुत चक्रवाती हवाएं चलती हैं उस टाइम पे इस तरह के उपकरणों को बंद करना ही समझदारी है, और उसके बिहाफ पे इसको हम लोग बंद करते हैं। सो स्टार्टअप द मशीन नाउ। The next is the controller. The starts up the machine and wind speed of about
8 to 16 miles per hour and shut off the machine at about 55 mph. उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं गियर बॉक्स के बारे में। जो गियर बॉक्स लो स्पीड रोटेशन को हाई स्पीड में बदलता है एंड इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड फ्रॉम अबाउट 30 to 60 रोटेशन पर मिनट टू अबाउट 1000 to 1800 rpm. This is the rotational speed required to move generator to produce electricity. अब जनरेटर क्या है? Which produces 60 cycle AC electricity. It is usually a of the self induction. तो हाई स्पीड विंड शाफ्ट, लो स्पीड विंड शाफ्ट, नेसल्स, ये सारे इसके पार्ट हैं। देन पिच, द पिच क्या है? टर्न ब्लेड आउट टू द विंड टू कंट्रोल द रोटर स्पीड एंड कीप द रोटर फ्रॉम टर्निंग इन द विंड दैट आर टू हाई और टू लो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हवा के रुख को समझ के ये रोटर की स्पीड को बैलेंस करता है, जो कि न ज़्यादा हो न कम हो, और एक सामान्य रूप से वो रोटेट करता रहे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। रोटर, ये द ब्लेड्स एंड द हब टुगेदर फॉर्म द रोटर। जो ब्लेड होता है और हब होता है उसको जोड़ के रखता है। द टावर, जिसकी वे सारी श्रृंखलाएँ टिकी होती हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए ट्यूबुलर स्टील होता है, हॉलो स्टील होता है, कंक्रीट, और उसके बेस पे इसको सपोर्ट दिया जाता है और उसको खड़ा किया जाता है। विंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, द डिटरमाइन द डिज़ाइन ऑफ टरबाइन। अप विंड टरबाइन लाइक द वन शो हियर द फेस इनटू द विंड वाइल डाउनवर्ड विंड टरबाइन फेस अवे। ये विंड के डायरेक्शन को समझाने की बातें हैं। द विंड वेन that measure wind direction and communicate with the yaw drive to orient the turbine properly with respect to the wind. तो विंड वेन का काम क्या है? विंड के डायरेक्शन को समझना और या कंट्रोल सिस्टम को बताना, जिससे कि विंड टरबाइन प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके, चाहे वह चक्रवात हो, हवा हो या फिर नॉर्मल हवा हो। याव ड्राइव क्या है? इट ओरिएंट द अप विंड टरबाइन टू कीप them facing the wind when the direction changes. तो आप देख सकते हैं अप विंड और डाउन विंड का क्या फंडा है। तो डाउन विंड जो है, पीछे से जो हवाएं आ रही हैं उसको बैलेंस करने के लिए याव ड्राइव लगा होता है, और अप विंड जो सामने से हवाएं आ रही हैं वो किस तरह से प्रभाव डालेंगी रोटर्स पे, उसको बैलेंस करने के लिए याव कंट्रोल लगा होता है, और उसी में याव मोटर लगा होता है जो कि याव ड्राइव को पावर प्रोवाइड करता है। सो वर्किंग ऑफ विंड टर्बाइन, विंड ब्लो टूवर्ड द विंड टर्बाइन रोटर्स, द रोटर स्पिन अराउंड। जब भी हवाएं चलेंगी रोटर ब्लेड के पास पहुंचेंगी और वो क्या करेंगी? उसको घुमाना शुरू करेंगी। जैसे ही वह घूमेगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, हवा के काइनेटिक एनर्जी को रोटर स्टोर करेगा और टर्न होगा सेंट्रल ड्राइव शाफ्ट से, जो कि जनरेटर तक जाता है। इन मोस्ट लार्ज मॉडर्न टर्बाइन द रोटर ब्लेड कैन स्विvel on the hub and the front so they meet the wind at the best angle. जो लार्जर टर्बाइन होता है उसकी कुछ बनावट ऐसी होती है जो मैक्सिमम रोटेशन को अचीव कर सके, और यह किस बिहाफ पे होता है? पिच कंट्रोल मैकेनिज्म के बिहाफ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। इनसाइड द नेसल द गियर बॉक्स कन्वर्ट द लो स्पीड रोटेशन ऑफ द ड्राइव शाफ्ट इनटू हाई स्पीड। तो गियर बॉक्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये क्या करता है? यह लो स्पीड को हाई स्पीड रोटेशन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो जनरेटर में शाफ्ट होता है वो तेज़ी से घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। द इंटायर टॉप पार्ट ऑफ द टर्बाइन, द रोटर एंड द नेसल कैन बी रोटेटेड बाई ए yaw कंट्रोल मोटर माउंटेड बिटवीन द नेसल एंड द टावर, so it faces directly into the upcoming wind and capture the maximum amount of energy. So yaw कंट्रोल मोटर सिस्टम के बिहाफ पे विंड टर्बाइन मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। तो क्या होता है जब हवा
प्रॉपर नहीं होती है, टर्बुलेंस होता है उसके अंदर, तो वहाँ पे ब्रेक का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ़ इट्स टू विंडी और टर्बुलेंट, अगर चक्रवात आ रहा है या हवाएं बहुत तेज़ी से हैं, तो ब्रेक लगा के रोटर को रोक दिया जाता है, जिससे कि उसकी रोटेशन बंद हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हो जाता है जब भी हवाएं गड़बड़ चल लगती हैं या फिर बहुत ही तेज़ बहती है, जिससे कि उस उपकरण को नुकसान हो सके। तो उस क्रम में ब्रेक को हम लगा के उपकरण को रोक देते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा क्षति नुकसान न पहुँचे। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय द जनरेटर फ्लो थ्रू अ केबल रनिंग डाउन थ्रू द इनसाइड द टर्बाइन टावर। सो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जनरेटर से, वो केबल की मदद से, तार की मदद से, जो टरबाइन का टावर होता है, हॉलो टावर होता है, वहाँ से नीचे जाते हुए ग्रिड में कनेक्टेड होती है और ग्रिड में कनेक्टेड होते ही वो इलेक्ट्रिसिटी घरों घरों तक पहुँचती है। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर convert the electricity to about 50 times higher voltage so it can transmit efficiently to the power grid. So एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है लोगों से हाई इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के क्रम में, जिससे कि 50% हायर एफिशिएंसी वोल्टेज बढ़ जाता है और जो कि सप्लाई होता है पावर ग्रिड को, बिल्डिंग्स को। इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन द ग्रिड, इट्स कन्वर्टेड टू एन एवर even higher voltage by a substation nearly which services many turbines. Homes enjoy clean green energy. The turbine has produced no greenhouse gas emission or pollution at its operation. So that is the setup type. किस तरह से ये बेसिकली दो तरीके से है, 2 या 3 तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। एक सिंगल है, एक कॉम्बिनेशन है सोलर पैनल के साथ, तो और एक ग्रिड कनेक्टेड है। तो स्टैंड अलोन, यूटिलिटी, पावर ग्रिड और कंबाइंड फोटोवोल्टिक सेल सोलर सिस्टम, तो ये 3 तरह से हम विंड एनर्जी को उपयोग में ले आते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टैंड अलोन है, जो कि पावर कनेक्टेड नहीं होता, पावर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है और इसका उपयोग डायरेक्ट जहाँ पे उपयोग करते हैं वहीं पे पावर को सप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दैट इज स्टैंड अलोन, एज इट इज़ वही यूज़ होता है। यूटिलिटी पावर ग्रिड के थ्रू इसको अगर हम भेजें तो स्टोर एनर्जी करते हैं और उसको फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग जगह पे। और अगर कंबाइन करके बनाए तो ऑब्वियसली जब कंबाइन करके बनाएंगे तो जो स्टोर एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता है या प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस क्रम में यह सेटअप दिखाया गया है। आप इस सेटअप में देख सकते हैं विंड टरबाइन भी है, सोलर पैनल भी है, जो कि एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं और वो बैटरी क्या कर रहा है, डीसी लोड को जनरेट कर रहा है जो कि इन्वर्टर से कनेक्टेड है, और इन्वर्टर क्या कर रहा है, उस डीसी करंट को एसी लोड में कन्वर्ट कर देता है और वैसे ही जो कोई भी उपकरण है चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बाहर निकालना, यह विंड एनर्जी का कार्य है। जो कि बड़े बड़े ब्लेड्स जो कि 70 मीटर और 230 फीट के डायमीटर के अनुसार, विच इज़ अबाउट 30 टाइम इन द विंग स्पैन ऑफ द ईगल, किसी भी ईगल के विंग के 30 गुना बड़ा होता है। दैट मल्टीप्लाई द विंड फोर्सेज सो जेंटल ब्रीज इज ऑफन इनफ टू मेक द ब्लेड टर्न अराउंड। द पुट अ टर्बाइन्स रोटर ब्लेड हाई इन द एयर, they capture considerably more wind energy than they would love lower down. The more hub height from the ground empower the rotor to practice high velocity of the air. The typical wind turbine stand idle about 14% of the time, and most of them time they don't generate maximum power. This is not a drawback, however, but a deliberate feature of this design that allow them to work very efficient in ever changing wind motion. तो ये बेसिकली विंड टरबाइन की बहुत ही उपयोगिता के बारे में बता रहा था कि किस तरह से स्टैंड अलोन 40% स्टैंड अलोन सिंगल ही सिस्टम ये काम करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट जनरेट द मैक्सिमम पावर।
चूँकि हवा का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है और यही इसका ड्रॉबैक, बट a deliberated feature of their design that allow them work very efficiently and ever changing winds। तो आप देख सकते हैं तरह तरह के विंड टर्बाइन है जिसके साइट्स और हाइट्स और बनावट दी गई है, उसके बिहार पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सो विंड पावर स्टोरेज किस तरह से करेंगे? वन ट्राइड एंड टेस्टेड पॉसिबिलिटी इज पम्प्ड स्टोरेज। जो भी विद्युत प्रोड्यूस होती है वो स्टोरेज में जाती है। लो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू पंप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर upon a mountain to a higher level of lake, ready to drain back down the mountain through a hydroelectric turbine at time of demand when the electricity is more valuable। एडवांटेज क्या है? वेरी लो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है, नो एयर और वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट माइनिंग ड्रिलिंग का ऐसा नहीं होता है, कम्प्लीटली सस्टेनेबल है, फॉसिल फ्यूल और बाकी चीज़ों से जो कम से कम यह प्रदूषण को फैलाता है। टर्बाइन वर्क ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर रिलायबली विंड। यह हर जगह दुनिया में कहीं भी कार्य कर सकता है जहाँ पे अच्छा हवा का प्रभाव हो। अनलाइक फॉसिल फ्यूल पावर, wind energy operating costs are predictable year is advance। The freedom from energy practice, the volatility of the oil and the gas supply। The disadvantage क्या है? High up front cost, extra cost and complexity of balancing variable। हाँ, ये ज़्यादा लगता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट और अपग्रेडिंग द पावर ग्रिड एंड द ट्रांसमिशन लाइन, उसके वजह से ये डिसएडवांटेज होता रहता है कि बार बार इसको हम लोग उपयोग में इसलिए नहीं डायरेक्ट कर सकते क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है लोड का। कांट सप्लाई 100% ऑफ कंट्री पावर ऑल ईयर राउंड द वे फॉसिल फ्यूल न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोमास पावर जनरेट। तो ये 12 मास तो सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता जिस तरीके से बायोमास और बाकी एनर्जी रिसोर्स काम करते हैं। लॉस ऑफ द जॉब पीपल वर्किंग इन द माइनिंग एंड द ड्रिलिंग। तो विंड एनर्जी, विंड पावर के कुछ उदाहरण हैं किस तरह से हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विंड मिल हार्नेस wind energy to create electricity, it's a clean energy and the green form of energy। the transportation क्या है? यह किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है? the power of the wind is used for pulsing the sailing vessel and the sailboat। आपने देखा होगा कोई भी नाव है वो हवा के प्रभाव से आगे बढ़ती है तो वो भी इसका उपयोग हो गया। पंपिंग वाटर, एग्रीकल्चर काम करने के लिए वाटर को पंप करना, पवन चक्की का उपयोग करना, कुएं में से पानी को बाहर निकालना और सिंचाई करना। मिलिंग ग्रेन को तोड़ना फोड़ना, ये भी क्रम में विंड टर्बाइन काम में आता है। और स्पोर्ट्स भी बहुत सारे इस विंड के होते हैं, विंड सर्फिंग, लैंड सर्फिंग, काइट सर्फिंग नाम दिया गया है। तरह तरह से इसके एप्लीकेशन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो इंडिया में कितना अभी तक हमारा सिनारियो बना हुआ है, ये 2016 तक का डाटा है। आगे हम लोग और भी अपडेटेड डाटा इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे और इसके उपयोगी और सिनारियो को समझने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए द डेवलपमेंट ऑफ द विंड पावर इन द इंडिया बिगेन इन द 1986। 1986 में ही शुरू हुआ था ये काम। महाराष्ट्र के कोस्टलरी एरिया में, गुजरात के कोस्टल एरिया में, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में, जो ऑफशोर की बात हम लोग कर रहे थे, में 55 किलोवाट वेस्टस विंड टर्बाइन 1986 में 55 किलोवाट के विंड टर्बाइन को उपयोग में लाते हैं। These demonstration project were supported by the Ministry of New Renewable Energy MNRE के थ्रू ये मैनेज होता है। As of 31st, the installed capacity of the wind power in India was 27,441,000.15 मेगावाट। ये 2016 तक का डाटा है।
The wind power generation capacity in India 49,130 megawatt as per the official equation of the wind by the NIWE. उसी के क्रम में इंडिया is at this time is known as the world fourth largest producer, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था. No offshore wind farm consuming traditional fixed bottom. MNRE has made target of producing capacity 60,000 megawatt in 2020. National Institute of Wind Turbine माफ करिएगा, थोड़ा हम लोग स्लाइड आगे चले गए. तो ये बेसिकली इसके बारे में बता रहे हैं, उसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. इंडिया एट दिस टाइम इज नोन एज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री. नो ऑफशोर विंड फार्म कंज्यूमिंग ट्रेडिशनल फिक्स बॉटम विंड टर्बाइन. और 60,000 MNRE 2022 तक अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE हैज स्टेबलाइज्ड इन चेन्नई इन ईयर 98 as an autonomous R&D institute by the Ministry of New Renewable Energy MNRE, Government of India. It is a knowledge-based institution of high quality and dedication, offers service, seeks, find complete solution and others. As measured by this, though it has the 54 locations, all will work, all are working. India, Tamil Nadu Renewable Energy Academy has developed an integral solar and wind energy grid system. ये विंड का बहने का ऑफशोर और ऑनशोर बहने का क्रम है. आप देख सकते हैं किस तरह से हवा प्रोड्यूस होती है. ये वर्ल्ड सिनारियो है रिन्यूएबल एनर्जी का. विंड पावर का जो यूज़ है 36,000 मेगावाट. सोलर का माफ़ करिएगा, विंड का 45, सोलर का 36, बायोमास का 12%, स्मॉल हाइड्रोजन पावर का. ये बेसिकली इसको समझाने का कार्य करता है. तो ऑन शोर क्या है? विंड रिफर टू द टर्बाइन लोकेटेड ऑन लैंड. पावर जनरेशन कैपेसिटी 49,000. एट हायर हब हाइट द पोटेंशियल ऑफ दिस एट 50 मीटर, जो भी हायर पोजीशन आदमी देता था उससे कम हो गया है. प्रेज्यूम एट 80 मीटर स्टैंडर्ड हैज़ अ हाइट द एक्सपेक्ट विंड पोटेंशियल. ये बेसिक एक मैप है जो विंड के डायरेक्शंस को बता रहा है इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है. तो ये लेटेस्ट अभी तक का हमारा लेटेस्ट कहे तो डाटा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना विंड फार्म है इंडिया में अभी तक 2019 तक कितने डेवलप हो चुके. तो आप देख सकते हैं इसके वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया जो बताते हैं कि कितना उनके पास वे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड को उपयोग में ले आते हैं. सो उस क्रम में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड सो ऑन. सो ऑफशोर के बारे में हमने पढ़ ही रखा था. सो मेन फीचर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, सिंगल विंडो एजेंसी. ये बताते हैं, हेल्प करते हैं किस तरह से हम इसको उपयोगी बना सकते हैं. उसी क्रम में ये सारी चीज़ें हैं. अब कंपैरिजन करेंगे ऑफशोर और ऑनशोर के बारे में कि ये किस तरह से कार्य करता है. सो ऑनशोर की बात करें तो मॉडर्न स्पीड विंड टर्बाइन में यूज़ होता है इस तरह से. हाई स्पीड विंड टर्बाइन ऑफशोर में. डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, नो डैमेज टू ह्यूमन लाइफ. तो ये बेसिकली सारी कंपैरिजन को समझाने का काम कर रहा है. So finally conclusion, energy demand across the world including developing country like India has led to depletion of fossil fuel, which although provided energy in the enormous quantity but affect the environment. तो ये सारी चीज़ें इसको समझाने का क्रम बना हुआ है और उसी क्रम में हम इन चीज़ों को समझते हैं. थैंक यू. और हम इसको आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरह से यह कार्य करता है और किस तरह से हमारे डेली लाइफ में इसको हम उपयोग करते जा रहे हैं. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.